नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। आज क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की 116वीं जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि महान क्रांतिकारी मां भारती के अमर सपूत भगत सिंह की मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनके त्याग, संघर्ष और बलिदान की जो गाथा लिखी गई है वो युग युगांतर तक देश की सेवा की प्रेरणा देती रहेगी और हमेशा याद रखी जाएगी। उधर भारत रत्न लता मंगेशकर जी की जयंती है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता दीदी को भी याद किया और उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि संगीत और लता जी एक दूसरे के पूरक हैं और उनके गायन में संगीत की शक्ति महसूस होती है। उनके स्वरों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिव्यतम अभिव्यक्ति है और संस्कृति, कला जगत और उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज कानपुर पहुंचेंगी। ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगी। तो कानपुर दौरे रहने वाला है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का और इस दौरान वो एक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में ये समारोह आयोजित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए कानपुर पहुंच रही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 55 मेधावियों को उनके द्वारा 98 मेडल्स भी दिए जाएंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आरती जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आरती, कानपुर पहुंच रही हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनके दौरे से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? आरती, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी मनीषा जी, आज छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षा समारोह है, जिसके लिए 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच रही है। जैसा कि आज वो 55 मेधावियों को 98 पदक प्रदान करेंगी। इसकी सबकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है और साथ ही ये भी है कि यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता व विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगी। मनीषा, ठीक है। और लगभग कितने बजे से ये कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा आरती? जी 11 बजे से ये कार्यक्रम होना प्रस्तावित है और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 में शामिल यूनिवर्सिटी के 4 पूर्व छात्रों को भी विशिष्ट तौर पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है आरती, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी को रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की कासगंज दौरे पर है केशव प्रसाद मौर्य और कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हो रहा है। अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पर्यटन स्थल के निर्माण का उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा और पार्टी कार्यालय में भी वो निरीक्षण करेंगे। तो पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक आयोजित होती हुई नजर आएगी। कासगंज दौरे पर हैं केशव प्रसाद मौर्य और बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सोरो पर्यटन स्थल के निर्माण का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। पार्टी कार्यालय में भी वो बैठक करेंगे और पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होती हुई नजर आएगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेस वार्ता करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कासगंज से, जहां डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं और पार्टी कार्यालय में उनकी एक बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। बैठक के बाद डिप्टी सीएम की प्रेस वार्ता भी होती हुई नजर आएगी और बैठक के बाद डिप्टी सीएम करेंगे ये प्रेस वार्ता। कासगंज दौरे पर हैं केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सोरो पर्यटन स्थल के निर्माण का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होती हुई नजर आने वाली है
और इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे। कासगंज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं आज, और कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन है, जिसमें शिरकत करने के लिए, अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए पहुंच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव प्रताप जुड़ चुके हैं। तो शिव प्रताप, कासगंज के दौरे पर है डिप्टी सीएम और अहम बैठक में भी शिरकत करेंगे, और बैठक के बाद वो प्रेस वार्ता करते हुए भी नजर आने वाले हैं। उनके इस दौरे से जुड़ी हुई क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो 12:35 पर सोरो पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से आएंगे और 1 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचकर वहां पे जनप्रतिनिधियों एवं जो उनके बूथ कार्यकर्ता हैं उनके पेशवी कसेंगे। उसके बाद 2:20 पर प्रशासनिक अधिकारियों पर कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग करेंगे, और जो उनके जो कार्य चल रहे हैं उनको एक जो बड़ा कार्य है उसको भी निरीक्षण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो कार्यक्रम है, जो बैठक है, ये लगभग कितने बजे से होने वाली है? प्रेस वार्ता उनकी कितने बजे होगी? पूरे मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दे शिव प्रताप। 12:35 पर केशव मौर्य कासगंज आएंगे। 1:10 पर बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। उसके बाद लगभग 1 घंटा 10 मिनट जो है वो बीजेपी प्रतिनिधियों से बात करने के उपरांत 2:20 पर कलेक्ट्रेट सभागार में वरिष्ठ अधिकारी, जो जिले के आला अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग लेंगे, और उसके बाद एक विकासशील एवं निर्माणाधीन जो परियोजना है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे, और 4:25 पर कासगंज से अपने हेलीकॉप्टर द्वारा वह लखनऊ को प्रस्थान कर जाएंगे। जी ठीक है शिव प्रताप, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कासगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंच रहे हैं, और सोरो पर्यटन स्थल के निर्माण का उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। लखनऊ 2024 चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2024 की तैयारियों में बीजेपी जोरों शोरों से जुटी हुई है, और 4 जिलों के मेयर पार्षदों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो भूपेंद्र चौधरी ये ट्रेनिंग देंगे मेयर और जिले के पार्षदों को, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेयर पार्षदों को ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे। 4 जिलों के मेयर पार्षदों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चुनाव की ट्रेनिंग देंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2024 चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोरों शोरों से जुटी हुई है, और 4 जिलों के मेयर पार्षदों को इसके मद्देनजर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चुनाव की ट्रेनिंग देंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, और जीत का मूल मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी। 2024 चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोरों शोरों से जुटी हुई है। 4 जिलों के मेयर पार्षदों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहत, और चुनाव की ट्रेनिंग देंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और इससे बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, 4 जिलों के मेयर पार्षदों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और 2024 के चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से बीजेपी की तैयारियां, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा, सही करें। देखिए, बीजेपी 2024 चुनाव के लिए 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब जहां तक भूपेंद्र चौधरी की बात है, तो प्रदेश अध्यक्ष नाते पश्चिम उत्तर प्रदेश की इनकी गुरुतर जिम्मेदारी भी है, क्यों इसीलिए भाजपा ने इनको पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो है लिया था। तो अभी मेरठ जैसे जिले को इन्होंने आधार बना करके मेयर और पार्षदों को लोकसभा चुनाव ट्रेनिंग देने को बनाया है। तो इस ट्रेनिंग में मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद के मेयर और 4 जिलों के 182 पार्षद शामिल किए जाएंगे जी। तो अब इसको लेकर के क्या है, इनको कैसे चुनाव जीते, क्या क्या रणनीति भाजपा की रहेगी, बूथ बूथ को कैसे मॉनिटर करेंगे, इसको लेकर के ये ट्रेनिंग आज दी जाएगी। अब देखना ये भी है कि शुक्रवार को जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इसका चुनाव जीत को मंत्र देंगे नहीं कार्यकर्ताओं को। तो इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग के बहुत लंबे मायने माने जा रहे हैं। ये शुरुआत है लोकसभा चुनाव की, कि जहां आम जो है पार्षद और जो है सभासदों को जोड़ करके इस ट्रेनिंग को बेहतर करके और जो अपनी जीत का मंत्र दिया जाएगा।
जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, और ये भी समझा जा सकता है कि बूथ स्तर पर बीजेपी अपनी तैयारियां मजबूत करने में लगी हुई है। हाँ सही करें, बीजेपी जो है बूथ स्तर पे लगातार तैयारियां मजबूत कर रही है कि उसके सारे नेता, जो इनके सांसद हैं, जो इनके विधायक हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं और कोशिश पूरी की जा रही है। एक एक बूथ को मॉनिटर कर रहे हैं। हर बूथ से भी 10-10 लोगों का चयन भी किया गया था पिछले जो पहले, कि वो जो है वहां से लोगों से मिलेंगे और अपनी नीतियों को बताएंगे। तो जो भाजपा की नीतियों जन जन तक पहुंचाने के लिए ये मेयर और पार्षदों का उपयोग किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि पहले चरण में मेयर और पार्षद के जरिए आम लोग जोड़े जाएं। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूपेंद्र चौधरी ट्रेनिंग देंगे और 2024 चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जोरों शोरों से जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर 4 जिलों के मेयर पार्षदों को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ट्रेनिंग भी देंगे और बूथ स्तर पर पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी और मुख्य एजेंडा ये रहने वाला है। तो 2024 चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, उसका भी रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर यह फैसला आएगा। तो एएसआई सर्वे का मामला है, ये मामले में जिला कोर्ट कल फैसला सुनाएगा और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर यह फैसला आना है। परिसर में खुदाई करने का लगाया गया था आरोप और मलबा हटाने का भी आरोप लगाया गया था। तो एएसआई सर्वे होने पर आपत्ति लगातार जताई जा रही थी और परिसर में खुदाई करने का आरोप लगाया गया था, मलबा हटाने का भी लगाया गया था आरोप। तो एएसआई सर्वे होने पर आपत्ति जताई गई थी और इन तमाम चीजों की दलीलें सुनने के बाद अब कल इस पर फैसला आना है। तमाम आरोप लगाए गए हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा और मामले में जिला कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। तो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर यह फैसला आना है कल और एएसआई सर्वे होने पर मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार आपत्ति जताई जा रही थी। ऐसे में परिसर में खुदाई करने का भी उनके द्वारा आरोप लगाया गया और उन्होंने कहा कि मलबा हटाने का भी काम एएसआई की टीम के द्वारा किया जा रहा है और मामले में जिला कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, एएसआई सर्वे होने पर मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति जताता आ रहा है और कल अब इस बड़े मुद्दे पर फैसला भी आना है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल वाराणसी कोर्ट का लगभग 3 दिनों से फैसला कैंडुलेंस और तमाम चीजों को लेकर टलते जा रहा है और लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल की जा रही है कि जो एएसआई सर्वे ज्ञानवापी परिक्षेत्र में किया जा रहा है उसमें मलबे हटाकर किए जा रहे हैं, जिसको कोर्ट द्वारा रोका गया था। उनकी आपत्ति में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और वहीं अगर एएसआई टीम की बात की जाए तो एएसआई टीम ने मनीषा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी प्रकार का मलबे या किसी चीजों को हटा के नहीं किया जा रहा है। तकनीकी और रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी प्रकार की खुदाई नहीं की जा रही है। तो दोनों पक्षों की जो दलील है उसको न्यायालय ने सुना और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब चूंकि आज 12 वफात है और तमाम फेस्टिवल को देखते हुए संभावित अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, चूंकि न्यायालय में कई अधिवक्ताओं से संपर्क भी मीडिया ने किया और लगातार बात हम लोगों ने किया, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सुनवाई 2 बजे के बाद संभावित फैसला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिलहाल दीवानी सिविल न्यायालय खुला हुआ है और सिविल न्यायालय से रिलेटेड मामला है ज्ञानवापी परिक्षेत्र का, तो उसको लेके संभावित हो सकता है कि 2 बजे के बाद फैसला आ भी जाए या न भी आ सकता है। तो दोनों परिस्थिति आपाहों की बनी हुई है, जिसको लेकर स्पष्टता लगभग 12 बजे के बाद हो पाएगी। और जो ज्ञानवापी से संबंधित फैसले हैं, ज्ञानवापी एएसआई सर्वे से वजू खाने में पूजा अर्चन से लेके उसके साथ साथ श्रृंगार गौरी में जो चीजें हिंदू पक्ष ने दावा किया था आपत्ति में कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जो चीजें मिली हैं, हिंदू चिन्ह मिले हैं, उसको संरक्षित किया जाए। तो तमाम इस चीजों को लेके न्यायालय ने सुनवाई की और दोनों पक्षों के दलीलों के बाद फैसले को सुरक्षित रखा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि एएसआई सर्वे को लेके क्या फैसला आता है और संरक्षित करने वाली चीजों को लेके क्या आता है, वजू खाने में पूजन अर्चन को लेके क्या आता है। मनीषा। बिल्कुल धर्मेंद्र, तो क्या फैसला आता है ये कल पर निर्भर करेगा और मुस्लिम पक्ष लगातार इस फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष के विरोध में ये फैसला आता है तो क्या रहने वाला है उनका अगला रुख?
देखिए मनीषा, मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्तियों का दौर जो है लगातार जब से एएसआई सर्वे चालू हुआ है तमाम चीजों पे मुस्लिम पक्ष ने दिया है, लेकिन वहीं हिंदू पक्ष भी उसका स्पष्टीकरण न्यायालय को देते आ रहा है। एएसआई टीम द्वारा दिया गया, हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष का लगातार है कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जो हाईकोर्ट का आदेश है, वाराणसी जिला कोर्ट का आदेश एएसआई को लेके जो आदेश है उसके अनुपालन और क्रम में जो है उस तरीके का सर्वे कराया जाए। चूंकि एएसआई टीम ने जिला कोर्ट से कुछ समय भी शेष मांगा था कि एएसआई का जो सर्वे है उसमें समय लगता है, चूंकि न्यायालय ने आदेश जो दिया था 4 दिसंबर तक की रिपोर्ट सबमिट की जाए, तो उसको लेकर तमाम चीजों को जो न्यायालय ने एएसआई टीम ने उस पर फिर से एक एप्लीकेशन दिया और परमिशन न्यायालय द्वारा मांगा कि कुछ और समय की आवश्यकता है, क्योंकि एएसआई का सर्वे कुछ शेष भाग ऐसे हैं ज्ञानवापी परिक्षेत्र के जिसको अभी करना बाकी था। तो वो लगातार एएसआई टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है, पुरातत्व की पूरी टीम है और सर्वे का कार्य लगातार जारी है। अब रह गई बात जो मुस्लिम पक्ष द्वारा जो आपत्ति दी गई है, अब उसमें न्यायालय किस तरीके का संज्ञान लेता है और क्या आदेश देता है, ये निर्भर होगा फैसला आने के बाद। मनीषा, ठीक है धर्मेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामले में जिला कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। वही रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ पहुंचे नगर विकास मंत्री ने इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के हरिहर नगर क्षेत्र का दौरा किया है और वहां सामने आए 5 डेंगू के मरीजों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने माननीय मंत्री को जल निकासी योजना के अंतर्गत नाला बनवाने की मांग की थी और इसके बाद नगर विकास मंत्री ने चीफ इंजीनियर को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द ही डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाए ताकि कार्य समय से शुरू हो सके। साथ ही मुकेश सिंह चौहान ने 15वें वित्त के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए भी मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उधर आगरा में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति की कार पर ट्रेलर से मशीन गिरी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं पूर्व मंत्री भी हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। मशीन की चपेट में कार के साथ बाइक को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अयोध्या में राम मंदिर का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 22 जनवरी 2024 को रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे, लेकिन उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर है और 30 सितंबर को प्रथम श्री राम स्तंभ अयोध्या पहुंचेंगे। मणि पर्वत पर प्रथम श्री राम स्तंभ की स्थापना की जाएगी और अयोध्या से रामेश्वरम तक 290 जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, श्री राम स्तंभ को हाईटेक भी बनाया गया है, जिसमें QR कोड स्कैन करते ही राम वनगमन पथ की पूरी गाथा दिखा दी जाएगी। अशोक सिंघल फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट का विचार है कि भगवान राम के जीवन और महत्व से काल से जुड़े हुए स्थानों की पहचान के लिए वहाँ कोई पत्थर के स्तंभ लगाए जाएं। वाल्मीकि रामायण में उस स्थान का जो वर्णन है वो श्लोक लिखा जाए और स्थानीय समाज जो भाषा समझता है उस भाषा में उसका अर्थ भी लिखा जाए। ऐसे स्थानों का अध्ययन रामावतार शर्मा नाम के दिल्ली के एक निवासी ने किया है। वो कम से कम 10 बार अयोध्या से रामेश्वरम की वनगमन यात्रा कर चुके हैं जीवन में अपने। और अब रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। मुजफ्फरनगर में 2 सिपाहियों की हत्या कर सरकारी राइफल लूटने का मामला आया सामने। सबूत न मिलने पर 11 आरोपियों को पुलिस ने किया है बरी। फर्रुखाबाद में दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने पीड़ित का कराया मेडिकल परीक्षण। एंटी भू माफिया अभियान में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी ने कहा कि शासकीय जमीनों पर अवैध निर्माण होने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मुजफ्फरनगर में धूमधाम से निकाली श्री हनुमान जी की ध्वजा यात्रा। 12 अक्टूबर को होगी प्रसिद्ध 112 साल पुरानी टाउन हॉल में रामलीला। बहराइच में रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली सामने से
भिड़ंत हो गई है उनमें और हादसे में 3 मासूमों की मौत। कानपुर में भाजपा नेता के पक्ष में उतरे भाजपा नेता और उनके साथियों के विरुद्ध घोषित किया गया था इनाम। भाजपाइयों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय का किया घेराव। सिख समुदाय के लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जरिए लगातार भूमाफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई जारी। अलग अलग इलाकों में लगातार पीडीए के द्वारा की जा रही है कार्रवाई। 20 बीघा की प्लाटिंग पर ध्वस्तीकरण की पीडीए ने की है कार्रवाई। कुशीनगर में आवारा पशु और बाइक सवार की हुई आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में जिला जज डीएम एसपी ने जेल का निरीक्षण किया। महिला किशोर बैरक पाकशाला का किया गया है निरीक्षण। जज अब्दुल शाहिद ने साफ सफाई के दिए हैं निर्देश। बांदा में पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले 2 लोगों को पकड़ा। वहीं पुलिस ने 10 किलो सूखा गांजा और बाइक की है बरामद। झांसी में नेशनल हाईवे 27 पर 2 ट्रक की आपस में जोरदार भिड़ंत। दोनों ट्रक बने आग का गोला। चिड़गांव थाना क्षेत्र के बाईपास काका ढाबा के पास की घटना। मेरठ में स्वतंत्रता सेनानी के बैग से चोर ने उड़ाए 24,000 रुपए। बैंक में पैसे जमा कराने पहुंचा था स्वतंत्रता सेनानी। बैंक के अंदर चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई है कैद। रायबरेली में रील बनाते हुए आरक्षी का वीडियो वायरल। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। जगतपुर थाने में तैनात बताया जा रहा है आरक्षी। मऊ में रमेश सिंह काका के 2 गुर्गों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। पुलिस की 2 टीमों ने चेकिंग के दौरान गुर्गों को पकड़ा। वहीं 2008 से चल रहे थे फरार। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध पटाखों की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने रेड मारकर मौके से 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने लाखों की कीमत के पटाखों को किया है जब्त। उन्नाव में पुलिस वसूली का वीडियो वायरल। वीडियो में रात के अंधेरे में लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉले वाले ले जा रहे थे पैसे। वहीं असीवन थाना क्षेत्र का मामला। बाना में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। ट्रैक्टर और टेम्पो में आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। अमरोहा में अज्ञात वाहनों की टक्कर से तेंदुए की मौत। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। वहीं देहात थाना क्षेत्र का पूरा मामला। रायबरेली में कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत और एक घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। एक लुटेरे के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल लुटेरे सहित 5 लुटेरों को किया है गिरफ्तार। लखनऊ में रामसागर मिश्रा अस्पताल प्रांगण में दिखी बड़ी लापरवाही। इंजेक्शन के पैकेट खुले में पड़े सड़ रहे हैं। वहीं कार्रवाई होने पर अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। आगरा में चंबल नदी में अवैध नावों का संचालन। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विरोध करने पर यात्रियों के साथ की जाती है अभद्रता और मारपीट। ललितपुर में बांध में छलांग लगाकर युवक ने की आत्महत्या। 24 घंटे के बाद मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को बांध से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर लगा कूड़े का अंबार। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कुरारा विकासखंड के जला गांव का मामला। फर्रुखाबाद में गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और चले लाठी डंडे। मची अफरा तफरी। घटना की सूचना पर सीओ सिटी प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।